हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। एक इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का हुआ था जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या करना है हमें इस सब्जेक्ट में। सेकंड लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स स्टार्ट कर लिया था। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं। तो मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट एंड टॉर्शन टेस्ट। ये सब टेस्ट हमें और ये सब टॉपिक्स इस यूनिट में हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मटेरियल क्या होता है। तो वही एक डेफिनेशन थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ बनाने में और कुछ करने में काम आती है उसे हम मटेरियल बोलते हैं। और मटेरियल कुछ भी होता है जो किसी चीज़ से मिलके बना होता है। जैसे किसी भी दीवार को अगर हम देखें तो मोर्टार जो सीमेंट का मिक्सचर होता है, सीमेंट वाटर का, वो फिल करते हैं हम। और ब्रिक्स, तो ये मटेरियल यूज़ होता है दीवार को बनाने में, सीमेंट और ब्रिक्स। फिर हमने देखा था मटेरियल्स प्योर भी हो सकते हैं और इम्प्योर भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा था कि अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे हम मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने मटेरियल को डिवाइड किया था। तो कंडक्टिविटी, कि किसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है कि नहीं, जा पा रही है कि नहीं। कोरोजन रेजिस्टेंस, डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, मास बाय वॉल्यूम। उसके बाद डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, फ्रैक्चर टफनेस, हार्डनेस एंड प्लास्टिसिटी। ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इनके आधार पर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टेबल में बांट देते हैं कि इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है, ये इस काम में आ सकता है। दूसरे मटेरियल की ये विशेषताएं हैं तो वो दूसरी चीज़ में काम आ सकता है। फिर हमने 4 टाइप के मटेरियल पढ़े थे इसमें: इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल में हमने देखा था कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी लेंथ के अलोंग, कोई भी अपनी लंबाई के उसमें बढ़ सकती है और उसका डायमीटर कम होता रहता है और लंबाई खिंचती जाती है। अगर कोई भी मटेरियल हमारे पास ऐसा है जिसमें चेंज आ रहा है फोर्स लगाने पे, जैसे मैंने एक पेन का एग्जांपल दिया था कि आप पेन के दोनों साइड फोर्स लगाएंगे, एक हाथ से एक साइड और दूसरे हाथ से दूसरे साइड, और बाहर की तरफ खींचेंगे, तो ये एक टेंशन फोर्स है। तो अगर जो आपने पेन पकड़ा है वो खिंच पा रहा है, उसकी लेंथ बड़ी होती जा रही है, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टिक। यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल पहली वाली शेप है वो उसमें से चेंज होके वापस आ जाए जैसे हम फोर्स हटा देते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। फिर हमने पढ़ा था इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। जैसे हमने एक तार देखा था, पहली फिगर में एक तार था, उसे हमने हाथ से दबाया, फोर्स लगाई, तो उसकी शेप, उसका आकार बदल गया। और थर्ड फिगर में हमने देखा कि जब हमने अपना हाथ हटाया, हाथ की फोर्स हटा दी, तो जैसा वो पहले था वो वैसे ही हो गया। तो इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल था। उसके बाद हमने पढ़े प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो दूसरी ही फॉर्म में चले जाते हैं, अपना शेप साइज़ बदल के किसी और शेप साइज़ के हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि इलास्टिक ना हो वो प्लास्टिक होगा। फिर हमने एग्जाम्पल देखा था प्लास्टिक मटेरियल का। इसके बाद हमने डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी देखी थी। डक्टिलिटी हमने पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल पे अगर हम स्ट्रेन लगा देते हैं और वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग खिंच जाता है,
तो वो मटेरियल डक्टाइल बोलते हैं उस मटेरियल को, जो बिना टूटे अपनी शेप चेंज करके भी मटेरियल बना रहे, फेल ना करे, टूटे ना, तो उसे हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। जैसे फिगर हम देख रहे हैं, फिगर में हमारे पास स्टील का या आयरन का हमारे पास एक सैंपल है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये इस फॉर्म में अगर टूट जाता है तो वो डक्टाइल नहीं है, और अगर वो टूट जाता है तो वो ब्रिटल है। फिर मैंने आपको ये ग्राफ बताया था कि कोई भी स्टील का या कोई भी सैंपल है, स्टार्टिंग में वो ऐसा है, फिर अलग अलग तरीक़ों से वो टूट सकता है। ये बेसिस किस आधार पे ऐसा होता है, ये हमने एक ग्राफ बनाया था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। जैसे आप फिगर में साइड में ग्राफ बनाए, उसमें देख रहे होंगे 2 टाइप के मटेरियल हमने पढ़े, डक्टाइल जो कि एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी शेप चेंज कर लेते हैं लेकिन फेल नहीं होते, और जबकि ब्रिटल मटेरियल जो कि रेड कलर से, लाल रंग से बना हुआ है, तो वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे चॉक पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। ये हमने नीचे सैंपल भी देखा था कि ब्रिटल मटेरियल पे फोर्स लगेगी तो वो, देखिए ये वाला सैंपल, अगर ब्रिटल पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये 2 पीस में अलग हो जाता है, इसकी लेंथ नहीं बढ़ती, रबर की तरह ये नहीं खिंच पाता। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एरिया एनर्जी का, ये शेडेड रेड वाला शेडेड पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये इसकी एनर्जी अब्जॉर्ब है। ब्रिटल कम एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए ये फेल हो जाता है। और डक्टाइल मटेरियल, कोई भी मटेरियल वो है जो कि अपने अंदर एनर्जी को रख लेता है, भर लेता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, वो इस तरीके से खिंच जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। फिर हमने ब्रिटल की डेफिनेशन देखी थी कि ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, एक बार आप पढ़ लो। चलते हैं आगे। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे बोन, हमारी हड्डियाँ, कास्ट आयरन, लोहा, सिरेमिक वो मटेरियल है जिससे वॉश बेसिन या टाइल्स वाला मटेरियल को हम सिरेमिक बोलते हैं, एंड कंक्रीट, ये सब ब्रिटल के एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर आप टाइल पे फोर्स लगाओगे तो टाइल टूट जाएगी, ऐसा नहीं कि टाइल रबर की तरह खिंच जाएगी। जो मटेरियल खिंच जा रहा है वो डक्टाइल है, और जो खिंचने के बजाय सीधा टूट जा रहा है 2 पीस में, उसे हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। फिर हमने डक्टाइल के एग्जाम्पल्स देखे थे, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। फिर हम कल हमने यहीं तक पढ़ा था इनके एग्जाम्पल्स। आज हम स्टार्ट करते हैं इधर से। देखो आप 2 ग्राफ देख रहे होंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक ऐसी फोर्स है, कोई भी, मेरे पास एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, मैंने उस पर फोर्स लगाई। फोर्स किस फॉर्म में लगाई, मैं हाथ से भी फोर्स लगा सकती हूँ, या फिर कोई वेट, एक वेट रख दिया मैंने उसके ऊपर, तो उसके अंदर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। जो उस डिब्बे का मटेरियल है, जिस चीज़ से वो डिब्बा मिलके बना है, वो फोर्स लगाता है, रेजिस्ट करता है, वो चाहता है कि उसके अंदर चेंज ना हो, तो वो वापस से फोर्स लगाता है कि वेट के उल्टी डायरेक्शन में। अगर वेट नीचे की तरफ है तो स्ट्रेस फोर्स लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि किसी भी चेंज को, किसी भी बदलाव को अपने अंदर आने से रोकता है, तो उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस कब आता है, जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ पे। अगर हम दीवार को भी हाथ लगा के पीछे खिसकाने की कोशिश करते हैं तो दीवार भी उतनी ही फोर्स लगाती है हमारे हाथ पे, और वो पीछे नहीं जाती, सरकती नहीं है, तो वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेन होता है कि कितना चेंज आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है लेंथ में या फिर डायमीटर में जब हम फोर्स लगाते हैं। ठीक, स्ट्रेस वो फोर्स जो कि जनरेट होती है, जो कि बनती है किसी भी मटेरियल पे लोड लगाने में, फोर्स लगाने में, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितना बदलाव आ रहा है। जैसे लेंथ, सपोज मेरा पेन था 20 सेंटीमीटर का,
वो 20 सेंटीमीटर पे मैंने फोर्स लगाई और मेरा पेन इलास्टिक वाला है, तो वो पेन खिंच के 25 हो गया। तो ये 5 जो चेंज आया है, पहले 20 था, अब खिंच के 25 हो गया है, तो 5 बढ़ गया। तो ये डेल्टा एल यानी कि इतना चेंज आया है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। डेल्टा एल जितना चेंज आया है, डिवाइड करते हैं उसे कि कितना पहले था। जैसे पेन पहले 20 सेंटीमीटर का था और बाद में 25 का हो गया, तो चेंज कितना आया, 5 सेंटीमीटर। अपॉन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे जो जितना ओरिजिनल था, जितना पेन की वैल्यू पहले थी, तो 5/20। ठीक, तो ये स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम डायग्राम बनाते हैं देखने के लिए कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की विशेषताएं क्या है, कि कितने पे वो फेल कर जाता है, कितना लोड वो सह सकता है। इसके बेसिस पे हम जानने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ है। तो पहला आप लोग देख रहे हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने ग्राफ बनाया। तो वैल्यू, ये ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, हम टेस्ट करते हैं, सैंपल लेके जाते हैं, मशीन में उसका टेस्ट करते हैं, जो जो वैल्यू आती रहती है हम उसे नोट करते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आती है, तब हम एक ये ग्राफ बनाते हैं। वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये वैल्यूज़ आती हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने ग्राफ बनाया, अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास थी। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया, हमें पता चला कि किसी भी मटेरियल को अगर डक्टाइल होगा, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऐसा बिहेवियर, ऐसी लाइन शो होगी अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने ग्राफ बनाया, हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, यानी कि ये फेल नहीं हुआ, काफ़ी वैल्यू तक ये बढ़ता गया। दूसरा, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल के लिए आप देख रहे हो ग्राफ स्टार्ट हुआ ओरिजिन से और बस यहाँ तक जा पाया। यहाँ तक जा पाया, इसका मतलब आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू ही नहीं पाई, क्योंकि यहाँ मटेरियल फेल हो गया। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ब्लू लाइन ख़त्म हो गई, यानी कि यहाँ मटेरियल फेल हो गया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। तो जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, जो टूट जाते हैं खींचने पर, इलॉन्गेशन करने पर, उन्हें हम ब्रिटल बोलते हैं। और जो डक्टाइल होते हैं वो खिंच जाते हैं, अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट ऑन मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से हम टेस्ट कर सकते हैं मटेरियल को। अब हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हम उसमें सरिया भी लगाते हैं और कंक्रीट भी लगाते हैं। कंक्रीट यानी सीमेंट, रेत, एग्रीगेट, बजरी जो होती है, उन सबको मिक्स करके लगाते हैं। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ के लिए बेस्ट है, किस चीज़ के लिए उसका यूज़ सबसे परफेक्ट है। तो अब हमें मटेरियल के लिए उनकी प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। तो हम मटेरियल को टेस्ट करेंगे, फिर उनका यूज़ करेंगे। तो टेस्ट ऑन मटेरियल्स स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टेस्ट पढ़ेंगे वो है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल का मतलब होता है तनाव। तनाव एक होता है टेंशन वाला तनाव, यानी कि जो हम सोच सोच के परेशान होते हैं, वो भी एक टेंशन ही है। लेकिन जो हम इधर टेंशन पढ़ेंगे वो है तनाव, किसी भी चीज़ को खींचना। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, एक वो ऐड अगर आपको याद हो, फेविकॉल का एक ऐड आता था जिसमें एक सोफ़ा था, उसके दोनों साइड हमने हाथी को बांध दिया था और हाथी को दौड़ाया, तो वो उससे भी नहीं टूटा था। तो जो हाथी फोर्स लगा रहे थे दूसरी डायरेक्शन में, एक अगर नॉर्थ में जा रहा था तो दूसरा साउथ में जा रहा था, तो उस फोर्स को जब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगती है और इक्वल लगती है, उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, टेंसाइल। याद रखना कि जब भी टेंसाइल टेस्ट हो तो फेविकॉल वाला ऐड, हाथी जा रहा है, हाथी बांध दिया एक साइड से और दूसरी साइड से दूसरा हाथी, वो दोनों भाग रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी दिशाओं में। तो वो जो सैंपल मान लो कि सोफ़ा है, उस सोफ़े पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है टेंसाइल फोर्स, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं तनाव। पढ़ते हैं अब। टेंसाइल टेस्टिंग प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द टेंसाइल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यानी कि जो हम ये टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तनाव वाला टेस्ट करते हैं किसी भी सैंपल के लिए,
ये हमें उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसके स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर कितनी फोर्स वो झेल सकता है, किस पे फेल हो जाएगा, तो ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमें बताता है टेंसाइल टेस्ट। अगली लाइन, these properties can be plotted on a graph as a stress strain curve to show details such as the point at which material failed, as well as providing details of properties such as modulus of elasticity। देखो बहुत लंबे से लाइन हो गई। इसका मतलब ये है कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, मैंने बताया था ना कि हम एक सैंपल को पहले टेस्ट करते हैं। सैंपल को टेस्ट करने के बाद हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। हमें पता रहती है तो हम नोट करते रहते हैं कॉपी में। अब वैल्यूज़ नोट कर ली, फिर हम बैठते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस के बीच में और स्ट्रेन के बीच में। सबने ग्राफ बनाया, तो वैसे ही हम जब वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं ईजिली आसानी से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हम ग्राफ पेपर लेते हैं, एक साइड स्ट्रेस लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिखते हैं और वाई पे हम लिखते हैं स्ट्रेस। दोनों के बीच में सारी वैल्यूज से हम ग्राफ बना देते हैं और हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि कहाँ तक फोर्स लगाने से चेंज आ रहा था और किस पॉइंट पे आते आते मटेरियल टूट गया। अब हमें तभी तो पता चलेगा, ऐसा थोड़ा ना कि हम टाइम नोट कर लिया कि देख लिया कि अच्छा 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद सैंपल टूट गया। अब वहाँ तो कुछ फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से टूटा। बिल्डिंग में आप कैसे करोगे, 10 साल तक खड़े रहोगे कि हाँ अभी टूटेगा मटेरियल, अभी टूटेगा। हम वैसे नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं मटेरियल को, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके आधार पे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं मटेरियल के लिए, फिर हम उनका यूज़ करते हैं। तो जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस वैल्यू पे, कौन सी वैल्यू पे आके मटेरियल टूट जाता है, फेल हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और किस वैल्यू तक मटेरियल झेल सकता है किसी भी फोर्स को, किसी भी लोड को। तो जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये कर्व बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ मटेरियल फेल करने वाला है, कहाँ मटेरियल आके टूट जाएगा और कहाँ तक वो लोड को झेल सकता है। इसमें बस इतनी बात लिखी है कि जो टेंसाइल टेस्टिंग होती है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी बताती है, और साथ ही साथ हमें इससे पता चलता है कि किसी भी मटेरियल को कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ आके वो फेल हो जाता है। बस इतने से बात लिखी है। फिर आगे देखो, ये पिक्चर में आपको 2 सैंपल दिख रहे होंगे, एक पहले वाला रॉड टाइप है, फिर एक दूसरे वाली रॉड टाइप है। तो पहले वाली जो रॉड है, अब देखो इस टाइप का ही सैंपल था। हमने इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एक हाथी ऊपर की साइड बांधा, एक हाथी नीचे की साइड, वो दोनों भागना स्टार्ट हुए। फेविकॉल वाले ऐड पे चले जाओ भाई, फेविकॉल वाला ऐड समझ रहे हो। तो एक हाथी उस साइड जा रहा है, एक हाथी इस साइड दौड़ के आ रहा है नीचे साइड। तो ये जो मटेरियल है ये खिंचना स्टार्ट हो जाएगा, ये खिंच रहा है खिंच रहा है खिंच रहा है खिंच रहा है। हाथी के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स है, वो और ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारा मटेरियल को लगा अब तो हम नहीं बच सकते, हमारी स्ट्रेस, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो जैसे जैसे वो पावर ख़त्म होती रहेगी मटेरियल टूटने की तरफ बढ़ता रहेगा। तो आप जैसे सेकंड फिगर में देख रहे हो, ये फ्रैक्चर हो गया, ये पॉइंट देख रहे हो जहाँ मटेरियल टूट जाता है। तो जब ऐसा पॉइंट आ जाता है, ये एक शेप में टूटता है, कप एंड नेक। कप एंड नेक एक शेप होती है जिसके अंदर ये मटेरियल टूट जाता है। इस पॉइंट पे आके ये फ्रैक्चर हो जाता है। अब हम एक्चुअल में तो हाथी के थ्रू ये टेस्ट नहीं करा सकते हर चीज़ के लिए, तो नहीं बोल सकते कि सबसे पहले अगर हमें टेस्ट करना होगा तो सैंपल लाते हैं फिर हाथी लाते हैं, तो हम उससे टेस्ट नहीं करते। एक मशीन होती है हमारे पास, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसके बीच में हम सैंपल रखते हैं और उससे फोर्स लगाते हैं। एक ऊपर की साइड फोर्स लगती है, एक नीचे की साइड फोर्स लगती है, वो खींचता है मटेरियल, तो उससे वो टूट जाता है। तो हम ये पॉइंट नोट करते हैं कि कितनी फोर्स लग रही थी, किस रेट पे लग रही थी, यानी कि कितनी कितनी हर मिनट पे चेंज हो रही थी तो कितनी हो रही थी, और अगर सेम लग रही थी, समान फोर्स थी, तो कितने टाइम तक लग रही थी। इससे हम मटेरियल का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो आपने देखा ये पहला सैंपल है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम चेक करते हैं इसे।
जैसे जैसे फोर्स बढ़ती रहती है, वैल्यू बढ़ती रहती है, ये मटेरियल टूटने लगता है। जैसे सेकंड फिगर में आप देख सकते हो, ये कप एंड नेक की फॉर्म में टूट जाता है। अभी देखो लेंथ पहले कितनी थी, पहले सैंपल में आप देख रहे हो, और दूसरे में ये लेंथ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और डायामीटर जो है, डायमीटर धीरे धीरे कम होता, ये सर्कुलर वाला पार्ट धीरे धीरे कम होता गया। और ये नेक्ड रीजन जो दिखा है ना, नेक्ड रीजन, इसका मतलब है ये एक शेप में, एक तरह की शेप बन के ये टूट जाता है। तो ये है टेंसाइल टेस्ट का सैंपल। अभी देखो कि कौन सी मशीन यूज़ होती है। आपको सैंपल दिख रहा है, ये एरो जो लिखा है सैंपल मटेरियल, इसके बीच में ये जो दो अपर वाइस और लोअर वाइस जो लिखा है, इसके बीच में हम सैंपल को लगा देते हैं। देखो सैंपल दिख रहा है, एक ऊपर वाला जो बॉक्स है उसे हम बोलते हैं अपर वाइस, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर वाइस। तो इसके बीच में हम सैंपल को रख देते हैं और फिर फोर्स लगना स्टार्ट होती है। इसमें सामने जो ये बटन टाइप दिख रहा है टेंसाइल डायल, यहाँ से हम फिक्स कर देते हैं कि कितना हमें फोर्स लगाना है। हमने वैल्यू डाल दी, इसमें फीड कर दिया, जैसे हम अलार्म में फीड कर देते हैं कि कितने बजे बजना स्टार्ट हो जाना, तो वैसे ही हम यहाँ वैल्यू फीड कर देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं और मशीन को रेड बटन से स्टार्ट कर देते हैं। अब मशीन स्टार्ट हुई, फोर्स लगनी स्टार्ट हुई, दोनों साइड बाहर बाहर से फोर्स लग रही है लग रही है लग रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि फोर्स लगते लगते मटेरियल खट आवाज़ आती है और मटेरियल टूट जाता है। तो ये है टेंसाइल टेस्ट। इस मशीन को क्या बोलते हैं? यूटीएम, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक, देखो इसका नाम भी लिखा है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब हम पढ़ते हैं कि इस टेस्ट से हमें क्या पता चल रहा है। आप सिर्फ पढ़ लो, मैं हिंदी में समझा रही हूँ। ये नहीं घबराना कि सब कुछ इंग्लिश में सिर्फ बेसिक टर्म लिखी है, सिर्फ जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो लिखा है, बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ। अब देखो लिखा है, फ्रॉम टेंसाइल टेस्टिंग बाय मेजरिंग द मटेरियल व्हाइल इट इज़ बीइंग पुल्ड वी कैन ऑब्टेन अ कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ इट्स टेंसाइल प्रॉपर्टीज़। यानी कि अभी जो हमने मटेरियल टेस्ट करा है इस यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, इससे हमें पता चलता है कि जो मटेरियल की टेंसाइल प्रॉपर्टी है, यानी कि तनाव वाली जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो कैसे काम करती है और वो कैसे कैसे चेंज होती है। कितना वेट लगाएं, कितना लोड लगाएं तो वो प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, और अगर हम लोड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो वो प्रॉपर्टी कैसे कैसे चेंज होती है। ये सब आता है टेंसाइल टेस्टिंग के अंदर। ठीक, नेक्स्ट लाइन, when plotted on a graph this data results in stress strain curve which shows how the material reacted to the force being applied। इस लाइन का मतलब है कि जब भी हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की और उनसे हम ग्राफ बनाते हैं, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो एक लाइन बन जाती है। उस लाइन से हमें पता चलता है कि फोर्स जो जो लग रही है मटेरियल पे, कि वो कैसे कैसे मटेरियल पर प्रभाव डाल रही हैं, कैसे कैसे मटेरियल को चेंज कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन, द पॉइंट ऑफ ब्रेक और फेलियर इज ऑफ मच इंटरेस्ट बट अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब है अब हमारे लिए सबसे मेन जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि हम हर चीज़ को बेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे टूथपेस्ट को भी लास्ट तक हम निचोड़ के जब तक बिल्कुल एकदम प्लेन ना हो जाए तब तक हम उसे निकालते हैं, तो वैसे ही हम हर उसे बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड यूज़। मतलब कि किसी भी चीज़ को जितना यूज़ हो सके उतना यूज़ करो, जब वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो उसे फेंको। तो वैसे ही इस टेस्टिंग में भी है कि हम जानते हैं कि किसी मटेरियल की जो लास्ट वाली झेलने वाली क्षमता है कि बस तब वो बोले कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब नहीं, तो वो जो पॉइंट है हमें वो पता करना होता है। क्योंकि जब तक वो पॉइंट नहीं आएगा तब तक तो मटेरियल कितना भी लोड झेल लेगा, कितने भी फोर्स झेल लेगा, तो हमें पता लगाना होता है कि भाई तू मुझे बस लास्ट वाली पॉइंट बता दे कि कहाँ तक झेल सकता है। तो हम मटेरियल की वो वाली पॉइंट पूछ लेते हैं उससे टेंसाइल टेस्ट करके। मटेरियल बोल देता है ठीक है, मैं तुम्हें स्ट्रेस स्ट्रेन
वाली वैल्यू बता देता हूँ, तुम ग्राफ बनाओ, ग्राफ उससे पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं कहाँ जाके फेल हो जाऊँगा। ठीक, तो ये है टेंसाइल टेस्टिंग। और इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। देखो, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमारे पास वैल्यू आ गई अलग अलग, एक ये स्ट्रेस है, एक ये स्ट्रेन है। हमने एक सैंपल को पकड़ लिया, बोला अब बताओ भाई हमें अपनी जो लास्ट फ्रैक्चर वाली वैल्यू है अब हमें बता दो। तो फ्रैक्चर जो वो मटेरियल होता है वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू बता दे रहा हूँ, यूटीएम के अंदर डाल दो मुझे। तो यूटीएम के अंदर हमने उसे डाल दिया, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ने हमें वो वैल्यूज़ बता दी। तो देखो, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बनाया, ये स्ट्रेस वाली वैल्यू सब यहाँ है फोर्स, और स्ट्रेन वाली वैल्यूज जो साइड नीचे लिखा है चेंज इन लेंथ, वो हमने यहाँ नीचे बनाई। अब जब हमने सारी स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू डाल दी ग्राफ के अंदर और एक लाइन बनाई, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना कर्व, जिसके साइड साइड में एरो है, ऊपर एरो है, तो ये लाइन बनती है स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू जब हमें मिल जाती है। तो ये वैल्यू आप देखो, सबसे ऊपर एक रेड डॉटेड लाइन दिख रही होगी, इसके साइड में लिखा है यूटीएस। यूटीएस का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। हिंदी में क्या बोलते हैं मैं वो भी अभी आपको बता दूंगी, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, यूटीएस होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये ऐसी स्ट्रेंथ है कि इसके बाद मटेरियल बोलता है कि अब नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, बस अब हम फेल हो जाएंगे। तो वो यूटीएस वाली वैल्यू है सबसे मैक्सिमम, कि जितना झेल सकता है उसके बाहर ये नहीं झेल सकता। अभी देखो, नीचे वाला एक एरो दिख रहा है, नीचे वाले एरो के साइड में लिखा है स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ कर्व वेयर इलास्टिक लिमिट इज इक्वलेंट टू यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, छोड़ो अभी। मोटी मोटी बात इसकी ये है कि कहीं तक जहाँ बड़े वाला एरो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर वाला, यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये लाइन स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल सीधी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक दूसरे पर कंप्लीट डिपेंड करते हैं। अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेन कम हो रहा है तो स्ट्रेस भी कम होगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ तक ये होता है, और इस लिमिट को जहाँ तक ये लाइन स्ट्रेट चली जाती है, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो वहाँ हम बोलते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अब जैसे जैसे ये लिमिट बढ़ती है, अब देखो ऊपर में जो लाइन है वो धीरे धीरे गोल गोल होती जा रही है, ऊपर गोल हुई, और सबसे ऊपर आप एक एरो देख रहे हो, इसके ऊपर लिखा है ब्रेक और रप्चर पॉइंट। इसका मतलब है कि यहाँ मटेरियल रप्चर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक, देखो इस ग्राफ में सबसे सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने ग्राफ बनाया। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल टेस्ट करना है। कोई भी सैंपल हमें दे दिया कि आप इसका टेंसाइल टेस्ट करके लाओ, तो हम क्या करेंगे, टेंसाइल टेस्ट के लिए सैंपल लेंगे, उसे यूटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें लगा देंगे। अब उसमें फीड कर देंगे कि ये वैल्यूज़ इतना इतना फोर्स लगा लो। अब वो फोर्स लगने स्टार्ट होती है, तो धीरे 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 जब फोर्स लगती रहती है, टाइम बीतता है, बीतते बीतते जब मटेरियल के अंदर चेंज आने लगता है, यानी कि उसकी लेंथ वो खींचने लगता है। चाहे कितना भी बड़ा मटेरियल आप ले लो, लेकिन वो खींचेगा ज़रूर, अगर वो डक्टाइल होगा तो वो मटेरियल खींचने लगता है, और एक पॉइंट आता है कि खट ऐसे आवाज़ आती है और वो मटेरियल टूट जाता है। तो जो मटेरियल टूट रहा है, जिस पॉइंट पे आके टूटता है, वो है ब्रेक और रप्चर पॉइंट। और नीचे वाले जो दो एरो हैं, यहाँ इलास्टिक लिमिट होती है कि यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व। अब देखो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ स्पेसिमेन सस्टेन ड्यूरिंग द टेस्ट। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो ये झेल सकता है। इसके बाद ये बोलेगा, हाथ जोड़ के बोल देगा नहीं भाई हमारे बस की बात और नहीं है,
तो ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितना भी मटेरियल झेल सकता है उसके, वो बोलता है कि बस इसके अंदर अंदर फोर्स लगानी तो लगा लो, इससे बाहर हमारे बस की बात नहीं है, हम फेल हो जाएंगे। तो वो मटेरियल है अल्टीमेट। बोलते हैं ना कभी कभी अल्टीमेट सॉल्यूशन है, कि इससे इससे बेहतर नहीं है कुछ, तो वैसे ही सबसे बाहर वाली जो लिमिट है वो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसके अंदर अंदर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल सही रहेगा, लेकिन अगर हम इससे बाहर फोर्स लगा देते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के, तो वो मटेरियल टूट जाता है, फेल हो जाता है। दिस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ स्पेसिमेन सस्टेन्स ड्यूरिंग द टेस्ट। The UTS may or may not equate the specimen strength at break depending upon whether the material is brittle, ductile or exhibit properties of both. देखो बस इसमें मोटी मोटी बात तुम यही समझ लो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो है जो कि मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, इसके बाहर अगर फोर्स लगाओगे तो मटेरियल गया बस। अभी नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को हिंदी में भी हुक्स लॉ ही बोलते हैं, हुक्स का नियम, हुक्स लॉ। तो ये क्या कहता है, फॉर मोस्ट मटेरियल्स द इनिशियल पोर्शन ऑफ द टेस्ट विल एग्जिबिट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स और लोड एंड द इलोंगेशन एग्जिबिटेड बाय द स्पेसिमेन। देखो सिंपल बात ये बोल रहा है कि जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा है ना ये वाला, कि इसमें जो इलास्टिक लिमिट तक मैंने बताया था कि यहाँ तक जहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन जा रही है बिल्कुल बिना कर्व हुए, ऊपर आके तो कर्व हो रही है लेकिन यहाँ तक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जहाँ तक स्ट्रेट रहेगी, हुक्स ने बोला कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। स्ट्रेस जहाँ अप्लाइड फोर्स लिखा है और स्ट्रेन नीचे वाली फोर्स। तो यहाँ तक हुक्स ने बोला कि विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहोगे तब तक आपका मटेरियल वापस उस शेप के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही आप इससे बाहर जाओगे तो मटेरियल वापस उस शेप में नहीं आएगा। जैसे एक रबर हम लेते हैं, हमने उसे खींचा छोड़ दिया तो वापस आ गई, फिर से खींचा छोड़ दिया तो वापस से अपनी शेप में, फिर से खींचा छोड़ दिया अपनी शेप में आ गई। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी जब तक ये इलास्टिक लिमिट में रहेगा तब तक ही वापस आ जाएगा, और जैसे ही ये इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाता है, मतलब इस लिमिट से बाहर निकल के ऊपर वाले सर, ये जो पैराबोला टाइप ये जो फिगर है, अगर ये इस पॉइंट पे आ गया तो अब ये वापस अपनी शेप में नहीं जाने वाला, अब ये शेप चेंज कर लेगा। ठीक, तो हुक्स ने यही बात बोली। देख लेते हैं आगे हुक्स ने और क्या बोला। इन दिस लीनियर रीजन द लाइन ऑबेज द रिलेशनशिप डिफाइंड एज हुक्स लॉ। जो ये बात है इसे हुक्स ने बोली, तो इसे हम हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। वेयर द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। अब जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अंश को ले लें स्ट्रेस और हर को ले लें स्ट्रेन, यानी कि अगर हम एक रेशियो बना दें इससे स्ट्रेस डिवाइड स्ट्रेन, तो जो वैल्यू आती है ई, कैपिटल ई स्लोप होता है, और हम इसे बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम इसे बोलते ई जो वैल्यू आती है स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करके, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और हम उसे यंग्स मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं। तो जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ उस ग्राफ पे बेस्ड है। देखो पढ़ लो एक बार हुक्स लॉ। क्लियर हो गया होगा ये हुक्स लॉ। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल स्टिफनेस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम मेजर करते हैं, हम नापते हैं कि मटेरियल कितना स्टिफ है। स्ट्रेस और स्ट्रेन वही चीज़ हम करेंगे, टेंसाइल टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ से हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, फिर हम उनका रेशो बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि मटेरियल स्टिफ है कि नहीं है, और है तो कितना है, और नहीं है तो कितनी वैल्यू से वो हट रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, which only applies in the initial linear region of the curve. Within this linear region, the tensile load can be removed from the specimen and the material will return to the exact same condition it had been in prior to the load applied. देखो वही बात लिखी है बिल्कुल, कि अगर हम मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो इलास्टिक रीजन के अंदर है, वो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना इस ग्राफ में, देखो इस ग्राफ के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, अगर यहाँ तक मटेरियल है, यहाँ तक है मटेरियल, तो ये वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। और अगर इस लाइन के बाहर चला गया, मतलब ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन अगर ये इसके अंदर आ जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता, ये हमेशा के लिए वैसे ही रह जाता है। तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में यही बात लिखी है। देखो फिर अगला है यील्ड स्ट्रेंथ। Yield strength का मतलब a material's yield strength is defined as the stress applied to the material at which plastic deformation starts to occur. अब plastic deformation मैंने कल बताया था कि जब ऐसा चेंज आता है कि कोई भी मटेरियल अपनी पहली वाली शेप में नहीं जा पाता, अब जैसे ही हमने फोर्स लगा दी वो वैसा का वैसे ही रह जाता है। अब जैसे हमने एक सरिया लिया, बहुत सारी फोर्स हथौड़े से मार मार के हमने उसकी शेप चेंज कर दी। अब ऐसा तो नहीं है कि सरिया वापस से बोलेगा नहीं मैं तो, तुम कल आना, मैं वापस से अपनी शेप में चला जाऊंगा। अब वो कितने भी टाइम पड़ा रहे वहाँ, उसकी शेप हमेशा वैसी ही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। अब वो सरिये की शेप परमानेंटली वैसी हो गई, क्योंकि हमने फोर्स लगाई, उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया, प्लास्टिक चेंज आ गया, उसकी शेप चेंज हो गई, तो अब वो वैसी रहेगी। तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है कि जिस पे मटेरियल की शेप चेंज हो जाती है या चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो वापस कभी अपनी शुरुआत वाली पोजीशन में, शुरुआत वाले साइज़ में, शेप में नहीं आ पाता है, उसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है और मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाता, उसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम रबर वाला एग्जांपल देखें, रबर तो वापस आ जा रही है, तो यानी कि रबर की यील्ड स्ट्रेंथ अभी नहीं आई। वो किस में है? इलास्टिक रीजन में, जहाँ लाइन स्ट्रेट थी, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल थे, डिपेंड कर रहे थे। तो रबर वापस आ जा रही है तो वो उस रीजन में है, उस एरिया के अंदर है। और अगर मटेरियल चेंज हो गया, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जा रहा है, जैसा हम कर दे रहे हैं वैसा होना स्टार्ट हो गया, तो उसे हम बोलेंगे यील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट हो गई। देखो, टेंसाइल टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन्स। जो टेंसाइल टेस्ट हम करते हैं इसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे करते हैं। दीज मशीन्स आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड फोर्स कैपेसिटीज़। अब ये जो मशीन्स हैं ये अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल होती हैं और डिफरेंट फोर्स की। अब ये डिफरेंट साइजेस में क्यों होती हैं? अलग अलग साइज़ के लिए इसलिए क्योंकि एक हमें कंपोनेंट है, एक हमें पार्ट डालना है मशीन के अंदर, तो उसका साइज़ कुछ और होगा। एक हमें पार्ट, कोई भी मटेरियल पार्ट डालना है बड़ी बिल्डिंग के अंदर, तो उसका साइज़ अलग होगा। और कुछ हमें एक छोटा इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो उसमें हमें वो पार्ट डालना है, तो उसका साइज़ अलग होगा। तो ये मशीन अलग अलग साइजेस के अंदर आती है और अलग अलग फोर्स कैपेसिटीज़ का मतलब है अलग अलग फोर्स भी हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, फीड कर देते हैं, उसमें वैल्यू डाल देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग फोर्स के लिए भी हमारे पास ये मशीन मिलती है। ये होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब देखो हिंदी में देख लो कि ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ मैंने सब बोला, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिबल विकृति ग्राफ। देखो, स्ट्रेस और जो स्ट्रेन था ना, स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रतिबल और स्ट्रेन को बोलते हैं विकृति। देखो, इंग्लिश हिंदी का जो कन्फ्यूज़न है, मेन टर्म इंग्लिश में समझ लो, मैं हिंदी में भी उसे लिख दूंगी और जो एक्सप्लेन तो मैं कर रही हूँ वो हिंदी में ही कर रही हूँ, तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि उन्हें हिंदी में
चाहिए। इंग्लिश में कुछ कुछ चीज़ें उनमें दिक्कत हो रही है, तो मैंने अब हिंदी वाला कंटेंट भी इसके अंदर डाल दिया है कि जो आपको टर्म है वो इंग्लिश में रहेगी और साथ साथ हिंदी वाला भी मैं आपको बता दूंगी, और एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में पूरा कर ही रही हूँ। अगर इसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना। जैसे अधिकतम सामर्थ्य, उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम है, जहाँ मटेरियल बोल देता है कि बस इससे बाहर हमारे बस की बात नहीं है, तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिकतम सामर्थ्य। सेकंड है पराभव सामर्थ्य, यील्ड स्ट्रेंथ। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि किसी भी मटेरियल पे जब हम फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर प्लास्टिक चेंज आ जाता है, यानी कि उसकी शेप जैसे थी अब वो वैसी नहीं रहती, अब वो चेंज हो गई और हमेशा के लिए चेंज हो गई, तो उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं पराभव सामर्थ्य। थर्ड, रप्चर को हम बोलते हैं विभंजन। विभंजन का मतलब मटेरियल फेल हो गया, रप्चर हो गया। अब विकृति कठोरता क्षेत्र, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। इसके बाद ग्रीवण क्षेत्र, नेकिंग रीजन, यानी कि जब मटेरियल फेल करता है ना, नेकिंग मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर शेप में आके टूटने लगता है, वो जहाँ फेल होना होता है वहाँ एक शेप बनती है और फिर वो टूट जाता है, तो उस रीजन को जहाँ वो टूटता है उसे हम बोलते हैं नेकिंग रीजन, और हिंदी में बोलते हैं ग्रीवण क्षेत्र। फिर इसके बाद है आभासी सामर्थ्य, अपरेंट या इंजीनियरिंग स्ट्रेस। फिर है वास्तविक प्रतिबल, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस होता है जो भी बताया ना, प्रतिबल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो सारी टर्म्स क्लियर होंगी। अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं अधिकतम सामर्थ्य, यील्ड स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं पराभव सामर्थ्य, रप्चर को हम बोलते हैं विभंजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को बोलते हैं विकृति कठोरता क्षेत्र, ग्रीवण क्षेत्र को बोलते हैं हम नेकिंग रीजन। नीचे लिखा है संरचनाओं, स्ट्रक्चर्स तथा यांत्रिक युक्तियों में प्रयुक्त इंजीनियरिंग पदार्थों के लिए प्रत्यास्था गुणांक तथा क्षरण प्रतिरोध, कोरोजन रेजिस्टेंस के साथ साथ तनाव पुष्टि अत्यंत महत्व की राशि है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कोरोजन टेस्ट करते हैं और अलग अलग टेस्ट करते हैं, तो उनमें उन टेस्ट के साथ साथ जो टेंशन वाला टेस्ट है, तनाव वाला, तनाव पुष्टि, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी ज़रूरी है। मिश्र धातुओं, कंपोजिट पदार्थों, सिरेमिक्स, प्लास्टिकों, कास्ट, कंक्रीट आदि के लिए इसके मान दिए जाते हैं। यानी कि जो अलग अलग मटेरियल्स है हमारे पास, कोई मिश्र धातु अलग अलग जो मिक्स करके बनता है, कोई कंपोजिट मटेरियल होता है, या फिर सिरेमिक जैसे वॉश बेसिन वाला मटेरियल या टाइल्स वाला, तो हर एक जो अलग अलग मटेरियल है हम सब के लिए ये तनाव पुष्टि वाला टेस्ट करते हैं, टेंशन वाला टेस्ट करते हैं। एक बार आप देख लो ये। क्लियर? अभी देखो, सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है यील्ड स्ट्रेंथ। जिस प्रतिबल पर पदार्थ की विकृति प्रत्यास्थ से अप्रत्यास्थ में बदलने लगती है, जिससे पदार्थ में स्थायी विकृति उत्पन्न होती है। देखो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली बात इसमें है ये कि स्थायी विकृति यानी कि परमानेंट चेंज जब आ जाता है, तो जो ऐसी स्ट्रेंथ लगती है, ऐसी स्ट्रेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं पराभव सामर्थ्य। दूसरा पॉइंट, अधिकतम सामर्थ्य, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यह वह प्रतिबल है जो प्रतिबल विकृति ग्राफ में अधिकतम प्रतिबल की सूचक होता है। यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ वही मैक्सिमम वाली वैल्यू
जो किसी भी मटेरियल में होती है। फिर विभंजक सामर्थ्य, उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। यह वह प्रतिबल विकृति वक्र के उस बिंदु पर प्रतिबल का मान है जिस पर वस्तु टूट जाती है। यानी कि एक पॉइंट आता है जहाँ पर मटेरियल टूटने लगता है, तो वो जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तीनों पॉइंट क्लियर। यील्ड स्ट्रेंथ पराभव सामर्थ्य है, वहाँ जहाँ किसी भी बॉडी के अंदर परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाता है कि अब वो अपनी वापस से उस पोजीशन में नहीं जाएगी। अब उसने फिक्स कर लिया कि अब वापस मुझे नहीं जाना है, अब आगे बढ़ना है, तो जब परमानेंट चेंज आने लगता है उसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट अधिकतम सामर्थ्य है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कि कोई भी कितना झेल सकता है। सबसे ज़्यादा झेलने वाली ताकत जो है किसी पॉइंट के अंदर, मैटर के अंदर, वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगला विभंजक सामर्थ्य है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तीनों चीज़ क्लियर। देखो आगे एक डायग्राम देख लो, स्ट्रेस और स्ट्रेन में फिर से हम डायग्राम देख रहे हैं। पॉइंट्स दिख रहे हैं, ओ बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, ये रहा ओ। इसके बाद ए तक आप देख रहे हो, ए दिख रहा है, ओ और ए। मैं बोल रही थी बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे पे। तो ये जो पॉइंट है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। फिर ए से बी तक जाता है मटेरियल, फिर बी से सी तक, सी से डी नीचे आता है, डी से फिर ई जा रहा है। ई जो पॉइंट है आपको ये दिख रहा है, ये है मैक्सिमम वाला पॉइंट, कि यहाँ मटेरियल बोलता है कि अब मेरी मैक्सिमम लिमिट है। और फिर ई के बाद आपको एफ दिख रहा है, एफ मतलब रप्चर स्ट्रेंथ, जो मैंने अभी आपको बताया विभंजक सामर्थ्य, जहाँ पर मटेरियल आके टूटने लगता है, उसकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। देखो भाग ओ ए क्लियर, ये वाला पोर्शन इलास्टिक रीजन वाला, जहाँ हम मटेरियल में चेंज लाते हैं तो वापस अपनी शेप में चला जाता है। तो यह भाग बिल्कुल सीधा है, जहाँ तनाव अनुपातिक है। तनाव और सामग्री हुक के नियम का पालन करती है। आ गया वही हुक्स लॉ, हुक का नियम, यानी कि जैसे ही हम स्ट्रेस और स्ट्रेन लगाते हैं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और यहाँ किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सैंपल के अंदर हम चेंज लाते हैं तो वापस से अपनी शेप में चला जाता है। तो ये है इलास्टिक लिमिट और हुक का लॉ। बिंदु ए पर तनाव का मान है अनुपातिक सीमा कहा जाता है, उसे हम अनुपातिक सीमा बोलते हैं। फिर है भाग ए बी, देखो ये वाला ए और बी के बीच में पोर्शन। अब देखो यील्ड स्ट्रेस यहाँ से शुरू हो गया जहाँ बी है, तो यहाँ क्या लिखा है, इस भाग में हुक के नियम का पालन नहीं किया जाता। मैंने बताया था इलास्टिक लिमिट तक एक वैल्यू होती है जिसके अंदर अंदर मटेरियल वापस आता है, उसी के अंदर अंदर जब रहेंगे तो हुक का जो लॉ है, हुक का जो नियम है, वो यही बताता है कि जब तक आप इस पॉइंट के अंदर रहोगे तब तक मटेरियल वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, और आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो यील्ड स्ट्रेंथ वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा और मटेरियल वापस अपनी शेप में नहीं आ पाएगा। तो वही लिखा है, इस भाग में हुक के नियम का पालन नहीं किया जाता है, हालांकि सामग्री अभी भी हो सकती है। लोचदार होना, बिंदु बी लोचदार सीमा को इंगित करता है। भाग ईसा पूर्व इस हिस्से में धातु तनाव में वृद्धि के बिना भी एक तनाव को दर्शाता है, और तनाव पूरी तरह से वापस नहीं आता है जब लोड हटा दिया जाता है। अब देखो समझे, जैसे बी पॉइंट आता है तब मटेरियल अपनी जो ओरिजिनल शेप होती है उसमें वापस नहीं जाता है और उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है इस ए बी के अंदर। अब भाग सी डी, देखो सी डी ये वाला पोर्शन है, सी डी। अब सी डी में हम जाते हैं, सी डी में लिखा है, इस भाग में उपज शुरू होती है और बिंदु डी पर तनाव की एक बूंद होती है सी में शुरू होने के बाद सीधे बिंदु डी को निचली उपज बिंदु कहा जाता है और सी है ऊपरी उपज बिंदु कहा जाता है। ठीक है, सी को ऊपरी उपज बिंदु बोलते हैं और डी को निचली। सी देखो ऊपर है तो ऊपर वाला पॉइंट बोलते हैं और डी नीचे है तो निचली उपज बिंदु। अब इसके बाद डी में पैदावार लेने के बाद इस पर आगे तनाव होता है। तनाव बढ़ने से भाग और तनाव
वक्र में वृद्धि जारी है बिंदु ई। इस भाग में तनाव भाग ओ ए के लगभग 100 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। बिंदु ई पर बार एक स्थानीय गर्दन बनाने के लिए शुरू होता है। अब स्थानीय गर्दन मीन्स जो सैंपल टूटता है वहाँ एक शेप बन जाती है नेक वाली। नेकिंग जो मैंने दिखाया था, सैंपल 2 दिखाए थे कि जब वो टूटता है तो ऐसी शेप के साथ टूटता है। तो ये जो कंडीशन है वो वही वाली है। इस भाग में तनाव ओ ए के लगभग 100 गुना होता है। बिंदु ई पर बार एक स्थानीय गर्दन बनाने के लिए शुरू होता है। बिंदु ई को अंतिम तन्यता तनाव कहा जाता है। ठीक, डी ये वो वाला पोर्शन है, ई जो मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है। फिर भाग ई एफ, देखो डी ये दोबारा ही है। ई एफ, इस भाग में भार अधिकतम और फ्रैक्चर से गिर रहा है, यानी कि ये वाला वही पॉइंट है कि जहाँ मैक्सिमम वैल्यू होने लगती है। बिंदु एफ को फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट और समान कहा जाता है। तनाव को ब्रेकिंग स्ट्रेस कहा जाता है। जो यहाँ पर तनाव होता है उसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और जो पॉइंट एफ है उसे हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। देखो कुछ पॉइंट लिखा है यहाँ। भंगुर सामग्री के लिए तनाव घटता है। सामग्री जो फ्रैक्चर से पहले बहुत छोटी बढ़ाव दिखती है उसे भंगुर कहा जाता है। उच्च कार्बन स्टील, कंक्रीट और उच्च शक्ति प्रकाश के लिए वक्र का आकार मिश्र या किसी भी भंगुर सामग्री को अंजीर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें डायग्राम में एक्सप्लेन किया गए हैं, सारी ये फिगर में लिखी है। ये जो आपका डायग्राम था, ओ से ए के बीच में इलास्टिक लिमिट और हुक का नियम यहाँ फॉलो होता है। ए से बी यील्ड स्ट्रेंथ आने लगती है, बी से सी चेंज आता है, और सी से जब डी आता है तो सी को हम लोअर अपर पॉइंट बोलते हैं और डी को लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। फिर डी से ई तक जाता है जहाँ पे 100 टाइम्स ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और फिर आते आते फाइनली एफ पे आता है जहाँ की मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने मटेरियल की टेंसाइल टेस्टिंग पढ़ ली कि कैसे हम मटेरियल को टेंसाइल टेस्ट कराते हैं। अगले लेक्चर में हम दूसरा टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आई हो लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आप लोग का जो डाउट था हिंदी के लिए, मैंने वो टर्म्स हिंदी में भी लिख दी। इसके अलावा भी कोई डाउट आए तो आप बताइएगा। ठीक, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।